हमारे पीछे वेरिकोसील के पीछे हाथ किसका है या कौन सपोर्ट करता है कि वेरिकोसील हो जाए। तो सबसे पहले आप बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट देखिए, जो एक नॉर्मल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सी आयुर्वेद ट्रीटमेंट से जिन्होंने रिकवरी ली है, पहले उस चीज को देखिए बिफोर और आफ्टर। 3rd ग्रेड का वेरिकोसील था लेफ्ट साइड, बट आज की डेट में क्योर्ड है। 3 महीने का ट्रीटमेंट चला इनका ऑलमोस्ट, और 3 महीने में क्योर्ड है। अब बेसिकली आप देखो कि ये क्योर्ड क्यों है, उसके पीछे के रीज़न मैं बाद में दूंगा क्यों क्योर्ड हुए, और ऑल्टरनेट मेडिसिन एक्चुअली वर्क करती है या नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें तो सब डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड कर दिया है और सर्जरी ही हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है और ये हमारे को दिक्कत देता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले इस रूट कॉज को जानते हैं। रूट कॉज होता क्या है? रूट कॉज बेसिकली देखा जाए तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने का मतलब क्या है कि पेशेंट क्या उस मोमेंट पे हो क्या रहा है उसके साथ, और वो धीरे धीरे वेरिकोसिल डेवलप कैसे हो गया। सबसे पहले जानिए कि अगर मैं कॉन्स्टिपेशन हूँ या किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, ये चाहे अभी वेरिकोसिल में एंटर नहीं हुआ, बट कभी कभार उसको ऐसा लगता है कि टेस्टिस की वेन में फुलावट देखी जा रही है या वहाँ पर कभी कभार पेन हो जाता है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रीज़न है आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो है कॉन्स्टिपेशन है। अब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलती, तो उनके अलग केसेस मिलते हैं, उनको अलग दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है पेशेंट्स में, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है ना जिसकी दिक्कत आप वेरिकोसील से भी दिक्कत में आ जाते हो, इवन बाल सिस्टम ख़राब हो जाता है, आईबीएस जैसी प्रॉब्लम बन जाती है या कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत अलग दिक्कतें फेस करता है पेशेंट, इवन मेंटली भी, जिसे मैं बोलूँ स्ट्रेस में चला जाता है अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक बनी हुई है तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो मेन रूट कॉज में एक आती है कि आपको जो जड़ है, जो रूट कॉज है आपके वेरिकोसिल का, उसमें कॉन्स्टिपेशन आती है, जिसे हम कब्ज़ भी बोल देते हैं। कब्ज़ को होता क्या है उसके पीछे ये समझ लीजिए, जब हम लेटरिंग करने जाते हैं, अगर आपकी लेटरिंग टाइट निकल रही है या आपको जोर लगाना पड़ रहा है, तो क्या होता है, आपको नीचे की तरफ सारा का सारा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है अपने पेल्विक एरिया की तरफ कि निकल जाए लेटरिंग निकल जाए। इस तरीके से जब आप जोर लगाते हैं तो वहाँ का एक प्रेशर क्रिएट होता है उस एरिया का। अब वो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो प्रेशर में क्या करता है, बेसिकली आपके टेस्टिकल्स की तरफ भी प्रेशर क्रिएट करता है। अब जब वो प्रेशर क्रिएट करता है तो वहाँ की कुछ वेन्स जिनको बारे में बार बार चोट लग रही है कॉज बाय आपके प्रेशर जनरेशन की वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की वॉल्स वीक होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे वो ब्रेक डाउन हुई, उसने वहाँ पर अपना रिवर्सल फ्लो करना क्रिएट करना चालू कर दिया, और जब वो रिवर्सल फ्लो चालू करता है बार बार या हर बार, तो वो वाली वेन का क्या साइज़ हो जाएगा, वहाँ से फूल जाएगा, वहाँ से मोटी हो जाएगी, और वो रिवर्सल फ्लो पहुँचता है सीधा तुम्हारे आपके टेस्टिस की तरफ रिवर्ट में घूम के। अब वो टेस्टिस की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, आपके जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं वो तो उसमें से पहले ही निकल चुकी है, क्योंकि आर्टरीज़ का फ्लो आया, आर्टरीज अच्छा खून लेकर आ रहा है, वेंस बुरा खून लेके जा रही है या गंदा खून लेके जा रही है। जब वेंस को बार दोबारा गंदा खून आ रहा है तो उसमें से एक्सट्रैक्शन तो कुछ निकलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, अपनी फंक्शन को कम कर देगा, जिससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस और जिसके साथ साथ आपके स्पर्म काउंट कम होना या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी ख़राब होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने कब्ज़ की वजह से हमने प्रेशर जनरेट किया, और प्रेशर बार बार जनरेट करने की वजह से वो वेरिकोसिल डेवलप हुआ। तो एक तो पहला रूट कॉज तो ये हो गया। सेकंड रूट कॉज होता है कि हमारी एक्सरसाइज है। जो पेशेंट एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करते हैं उनको भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होता है पेल्विक एरिया में, आपके ग्रोइन एरिया में स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होने के बाद वेरिकोसिल डेवलप हो जाएगा। वो होता है एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज करना मतलब जैसे कि आप बहुत लंबा लंबा अपनी थाइज़ की एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं बिना सपोर्टर के, कोई सपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे, और वेटेड स्क्वाट्स मार रहे हैं, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी बहुत सारे जिम वाले कहते हैं कि वी शेप वाले अंडरवियर पहनो, या आप सपोर्टर डाल के आया करो जब स्क्वाट्स मारते हो, कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो कुछ भी आप सपोर्टर डालो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उस जगह पे स्ट्रेस इतना क्रिएट होता है कि हमारी हैंगिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर आप कोई भी एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपके टेस्टिकल्स ठंडे होने के चक्कर में वो अपने आप को लटकाते हैं कि बाहर से एटमॉस्फेयर मिले, ठंडा एटमॉस्फेयर मिले, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। अब क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो वो हैंगिंग मोड पे आते हैं, जब वो हैंगिंग मोड पे आते हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ की बीट लग गई कि जिसकी वजह से वहाँ पर एक वॉल को ख़राब हुआ, और वो वॉल ख़राब होने की वजह से रिफ्लक्सेस क्रिएट हो गए या रिवर्सल फ्लो क्रिएट हो गया।
अब एक्सेसिव एक्सरसाइज जो हुआ वो हमारा रूट कॉज में आ गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ वो रूट कॉज में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हमारी डाइट। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं और आईबीएस से कन्वर्ट होते हैं वेरिकोसिल में। अब आईबीएस में पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन लगा रहता है। बेसिकली आईबीएस क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है? बेसिकली आपका बाउल आपको समझा ही नहीं पा रहा होता है या खराब हो रहा होता है, कभी आपको डायरिया लगा देगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा, कुछ भी करता रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि आईबीएस के पेशेंट के साथ और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है। अब वहाँ पर अगर उसको टाइट स्टूल आ रहा है तो प्रेशर जनरेट करेगा, तो एक रीज़न बन जाता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो वो अगर कोई एक्सरसाइज करता है, क्योंकि आईबीएस में बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट जो होता है या लीन हो रहा होता है या वेट गेन कर रहा होता है। जब वो लीन कर रहा होता है तो एक 5-10 किलो एकदम से लॉस किया, और जब उसने लॉस किया तो उसके बाद बॉडी में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से वेरिकोसिल डेवलप हो गया। नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए एक जैसे मैं मोटा हूँ तो मेरा प्रेशर ज़्यादा जगह डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत नीचे वाला एरिया, पेल्विक एरिया के आसपास का फैट वगैरह कैप्चर कर लेगा उस प्रेशर को। अगर मैं बहुत ज़्यादा लीन हूँ तो मेरा प्रेशर डाइवर्ट नहीं होगा, और डाइवर्ट ना होने की वजह से वो ग्रोइन एरिया में ज़्यादा हिट मारेगा, जिसकी वजह से वेरिकोसिल होने के डर रहते हैं या आसार बन जाते हैं। तो जो भी हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर मिलते हैं वेरिकोसिल के, वो ज़्यादातर कॉमनली हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर टॉल मिलेंगे या लीन मिलेंगे। दो ही रीज़न होते हैं मेन, कि जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादा वेरिकोसिल के आते हैं या जो ज़्यादातर देखा भी जाता है वो लीन या टॉल मिलते हैं। तो वहाँ पर दिक्कतें अलग होती है, क्योंकि क्या होता है कि टॉल पेशेंट के साथ और लीन के साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि टेस्टिस अपना काम करने के लिए, अपना फिनोमेना काम करने के लिए, जिसमें वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश में लटकन को ज़्यादा कर देते हैं, हैंगिंग बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। थर्ड होता है जो मेन रूट कॉज है हमारी डाइट भी। डाइट अगर मेरी फाइबर्स रिच है, मैं कॉन्स्टिपेशन नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें ठीक है, तो मेरे को कभी ये दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर मेरी डाइट जो है वो ख़राब है, मैं मैदा वैदा खाता हूँ, छोले भटूरे खाता हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह मेरे को अच्छा लगता है, मैं बाहर की चीज़ें या जंक फूड या प्रोसेस फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो मेरे पास चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं वेरिकोसिल में बन जाऊँ। उसके पीछे भी रीज़न वही सेम कि कॉन्स्टिपेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन की भी एक मेन मोटो है उसका वेरिकोसिल होने का, या जिसे मैं बोलूँ कि बहुत बड़ा हेल्पर है वेरिकोसिल होने का। तो इसलिए डाइट अपनी बेटर रखनी है। ये तो बात हो गई कि रूट कॉज 3 थे जो मैंने आपको बेसिकली बता दिया। अब बात करते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी जो है वो बेसिकली अगर आपकी हो भी जाती है तो हम उस पेशेंट में या उन पेशेंट्स में हम रिकरिंग देखते हैं। वो क्या रिकरिंग है कि वो दोबारा हो रही है। आपको सर्जरी करवा ली, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं, आपके स्पर्म काउंट सब सही आ रहे हैं, सारी चीज़ें बेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये दोबारा ना हो, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन दोबारा से ना हो, ठीक है। दूसरा, वही रूट कॉजेज दोबारा से हम क्रिएट ना करें। मान लीजिए अगर आपके हाथ पे चोट लगी हुई है, किसी एक हाथ पे, और वो स्वेल्ड है, और मैं उसी हाथ पे बार बार वहीं पे ही हिट करता हूँ, तो क्या होगा? वो स्वेलिंग ठीक होगी? नहीं होगी ना, ठीक। तो वैसे ही जो हम बार बार हिट वाली चीज़ है वो हमारे लिए रूट कॉज है, कि अगर वो दोबारा से वैसे ही बनी रहेगी तो वो आपको दिक्कत देती रहेगी। तो यहाँ पर अगर सर्जरी करवा भी ली है और आपने सर्जरी से ठीक हो भी चुके हो, तो आपको करना क्या है? अपने ही जो रूट कॉज है, जो बीमारी है जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है, इसी के साथ साथ आपने जो डाइट है उसको बेटर करना है, इसी के साथ आपने हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो या करते रहो, अभी भी जारी कर रहे हो, तो उसको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए भी बेटर है। आज तो उन्होंने शायद 2 या 3 वेन को कर दिया हो ठीक, बाकी वेन से सप्लाई चल रही हो, बट बाकी वेन के ऊपर भी तो लोड जाएगा, बाकी वेन पे भी तो इतना ही प्रेशर पड़ेगा, तो क्या पता दोबारा से हो जाए। तो इसलिए अगर सर्जरी करवा ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर कर लो तो वो भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है वेरिकोसिल के बारे में, समझना चाहते हो कुछ भी, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो, या फिर उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।